हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने 9th क्लास में कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं जो कि इस प्रश्नावली में फिर से काम आने वाले हैं, उनको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी पहली जो परिभाषा है वो है प्राकृत संख्या की परिभाषा। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वह संख्याएं जो एक से लेकर के अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी संख्याएं? जो एक से लेकर के अनंत तक चलती हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी होगी? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक चलती रहेंगी। तो ये सारी की सारी संख्याएं तुम्हारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें हम ये देख लेते हैं, ये कुछ उदाहरण है संख्याओं के। ठीक है, तो अब इसमें ये देख लेते हैं कि कौन सी संख्या आपकी प्राकृत संख्या है और कौन सी संख्या आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका क्या आ रहा है? एक प्राकृत संख्या है। हाँ है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो एक प्राकृत संख्या है। 2.5 मतलब 2.5। तो जब अगर किसी संख्या के बीच में दशमलव आ गया ना, तो मतलब दशमलव संख्याएं कभी भी प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। ये -1, ये क्या है? आपकी एक ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्याएं कभी भी प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। उसके बाद में आता है 7/5, ये क्या है? आपकी एक भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या भी आपकी क्या होगी? प्राकृत संख्या नहीं होगी। √2, ठीक है, तो √2 भी आपकी प्राकृत संख्या नहीं होगी। उसके बाद में फिर से दशमलव संख्या आ गई, आपकी प्राकृत संख्या नहीं होगी। 0 से स्टार्ट होता है? नहीं होता है ना, तो ये भी आपकी प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, -12 फिर से ऋणात्मक आ गया, प्राकृत संख्या नहीं होगी। 5 आता है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपकी प्राकृत संख्या होगी। 10 ये भी आपकी प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी? वह संख्याएं जो एक से लेकर के अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो आपको जैसे आप लेक्चर देख रहे हो ना साथ साथ, तो आपको क्या करना है? एक रफ कॉपी लेनी है साथ में और एक पेन लेना है। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, जैसे प्राकृत संख्या लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्राकृत संख्या लिख लेना है, जो मैं उदाहरण बोल रहा हूँ उसको साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग जो है ना उसके लिए तैयार होता रहेगा जल्दी से ना। और दूसरी चीज, आपको अभी इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। परिभाषा मैं वीडियो के लास्ट में आपको वैसे ही दे दूंगा। ठीक है, लिख के आपको नोट्स बना के वीडियो के आखिर में आपको परिभाषा लिख के दे दूंगा। तो अब दूसरी परिभाषा जो आपकी आती है वो आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? वह संख्याएं जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। एक बार फिर से सुनना, वह संख्याएं जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही थी, अब आपकी पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो जाएगी। ये आपकी सारी क्या है? प्राकृत संख्याएं। अगर इसमें 0 और ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगी? आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो अब इसमें फिर से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो एक पूर्ण संख्या है। जो संख्याएं प्राकृत है ना, वो तो पूर्ण संख्याएं हैं ही हैं। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं। तो 2.5 ये नहीं होगा क्योंकि दशमलव संख्याएं नहीं आएंगी, ऋणात्मक संख्याएं भी नहीं आएंगी, भिन्न संख्याएं भी नहीं आएंगी, √ में आने वाली संख्याएं भी नहीं आएंगी, फिर से दशमलव संख्या आ गई वो भी नहीं आएगी। 0 पूर्ण संख्या एक है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, इसलिए ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, -12 ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है। 5 है क्योंकि ये प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, तो ये भी होगी। तो इसमें क्या ऐड हो गया? आपका 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। बाकी सारी की सारी जो प्राकृत नहीं थी वो पूर्ण संख्याएं भी नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका तीसरा पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? वह संख्याएं जो अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? प्लस अनंत तक। तो वह संख्याएं जो अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चलती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं को क्या किया? 2 भागों में बांट दिया हमने, 3 भागों में, सॉरी
3 भागों में बांट दिया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, -1 से लेकर के -अनंत तक चलती हैं, वो सारी की सारी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ये क्या है, 0 पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब 0 जो है ये भी एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक है, वो क्या होगी आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो आपने पूर्णांक संख्याओं को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, धनात्मक, 0 और ऋणात्मक। ठीक है, तो वह संख्याएं जो -अनंत से लेकर के +अनंत तक चलती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 0 पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो अब धनात्मक पूर्णांक संख्या आपकी क्या होगी, प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर के अनंत तक, तो ये भी क्या होगी आपकी प्राकृत संख्या बन गई, ये आपकी ऋणात्मक और ऐड हो गई। अगर मैं धनात्मक और 0 को ऐड कर दूं तो ये बन गया आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, और ये आपकी ऋणात्मक। तो अब मैं अगर पूर्णांक संख्याओं को लिखना चालू करूं तो किस किस तरीके से लिख सकता हूं, पूर्णांक संख्या बराबर पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्राकृत संख्या +0 प्लस ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 0 और ऋणात्मक संख्याएं। तीसरा तरीका कौन सा हो गया, धनात्मक संख्याएं 0 और ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, याद हो गया। अब चलते हैं परिमेय संख्याएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए। मतलब ये जो आपका पहला प्रश्न वाली है ना वास्तविक संख्याएं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं परिमेय संख्याएं, वह संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पे p और q का मान एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। p ये क्या है आपका अंश और ये क्या है आपका हर, दोनों के जो मान हैं वो क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जहां पे जो आपका हर का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सीधी परिभाषा आप क्या बोलोगे, p तथा q के रूप में लिखा जा सकता हो, p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। p तथा q का मान पूर्णांक होना चाहिए तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो अब उदाहरण के लिए p कोई भी पूर्णांक, जैसे यहाँ पे आपका पूर्णांक था ना 1 से लेकर के अनंत, 0 और -1 से लेकर के अनंत, तो आप खुद से उदाहरण बना सकते हो, जैसे कि 0/1। ठीक है, ये क्या है आपका पूर्णांक संख्या, ये क्या है आपका पूर्णांक संख्या। क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है ना, तो ये आपकी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो गई। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 5 आपका एक परिमेय संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है, -7 एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है तथा दूसरी कंडीशन क्या थी, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 7 0 के बराबर में नहीं होता है, -7 0 के बराबर नहीं होता ना, तो 5/-7 भी क्या होगी आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो अब वापस ऊपर वाले उदाहरण पे चलते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्णांक है, पहले पूर्णांक देख लेते हैं उसके बाद में परिमेय पे आएंगे। तो ये एक पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि दशमलव में जो भी आएगी
वो पूर्णांक नहीं होगी। उसके बाद में ऋणात्मक एक पूर्णांक संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है ना, 7/5 पूर्णांक नहीं है। अभी पूर्णांक की बात कर रहे हैं, परिमेय है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं, 1, -1, 0, -12, 5 और 10। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो एक क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं है, क्योंकि हमने इसको p/q के रूप में लिखा ही नहीं है। लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हो आप? 1/1 लिख सकते हो ना। 1/1 का मान क्या होगा? 1 होगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। जितनी भी आपकी पूर्णांक संख्या है ना, सबके बटे में आप 1 लगा सकते हो, सबका हर का मान 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? एक आपकी परिमेय संख्या है। 2.5। अब फिर से बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो दशमलव संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। नहीं बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि 2.5 को आप क्या लिख सकते हो? दशमलव हटाओ बटे 10, तो ये क्या बन गया? 25/10। अब ये भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है और ये भी एक पूर्णांक संख्या है, तथा दूसरी कंडीशन अपनी क्या थी कि ये 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो 10 0 के बराबर भी नहीं होता है, तो ये क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो ये एक आपकी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, बटे में 1 लिख सकते हो इसको भी। ये भी है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अब √2, ठीक है। तो अब फिर से हमारा वही दिमाग चलेगा कि √2/1, ये हमने इसको बना दिया परिमेय संख्या। नहीं भाई, हमने क्या कहा कि ऊपर में अंश का मान भी एक पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान भी पूर्णांक होना चाहिए, तथा हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये एक पूर्णांक संख्या है, √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। एक पूर्णांक संख्या है, बट √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आता है 1.223, ठीक है, जिसमें 2 और 3 के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है, ठीक है। आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ा दूंगा मैं कि अशांत आवृत्ति कौन सी होती है, शांत आवृत्ति कौन सी होती है, अशांत अनावर्ती कौन सी होती है संख्याएं। बट एक बार यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया ले लो कि कैसे होता है, ठीक है। तो 1.223, ठीक है, ये है आपकी एक संख्या है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? ये जितनी भी आपकी अशांत आवृत्ति संख्याएं होंगी ना दशमलव में, वो सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद कर लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ठीक है। वह संख्याएं जो अशांत, ध्यान से सुनना, अशांत प्लस में आवृत्ति, ठीक है, अशांत है पर आवृत्ति है, तब वह संख्याएं क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आता है 0 आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0/1 लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में आता है -12 को भी -12/1 लिख सकते हो। 5 को भी आप 5/1 लिख सकते हो। 10 को भी 10/1 लिख सकते हो। तो अब मेरे को बताओ कि क्या 1/0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 आपका क्या है? पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q क्या है आपका? हर। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 0 के बराबर नहीं होता है क्या? होता है ना। तो ये क्या हो गया आपका? 0 बराबर 0। इसलिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय नहीं है ना,
वो आपकी अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी हो गई, केवल √2 यहाँ पे था जो परिमेय संख्या नहीं थी, बाकी सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं थी। ठीक है, उसके बाद में आपकी पांचवी परिभाषा आती है अपरिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी अपरिमेय संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्या होती है आपकी √2, ठीक है, √3, √4, √5, √6। अब आपको बतानी है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसको आप क्या लिखोगे? √2/1। इसके आगे आप इसको सरल नहीं कर सकते, √2 का मान कोई पूर्णांक संख्या नहीं निकल रहा है ना। ठीक है, तो आप ये क्या होगी, एक आपकी अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर p/q के रूप में लिख सकते होते तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि p और q का मान क्या था वहां पे, एक पूर्णांक संख्या था। यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, नहीं √2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ऐसे यहाँ पर √3 को भी क्या बोलेंगे, अपरिमेय। उसके बाद में आता है √4। अब बहुत से बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, √4 को भी फ्लो में क्या करते हैं कि जैसे √3, √2, √4 आ गया, चलो ये भी एक अपरिमेय हो गई। नहीं भाई, ये जो है ना आपकी परिमेय संख्या है। बोलेंगे कि सर ये परिमेय संख्या कैसे हो गई, तो बच्चों √4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 को आगे क्या लिख सकते हो, 2/1। ये क्या है, पूर्णांक संख्या, ये क्या है, पूर्णांक संख्या, ये 0 के बराबर भी नहीं है, बन गई परिमेय संख्या। तो आपको क्या करना है कि अगर अंडर में कुछ दिया हुआ है तो आपको ये देखना है कि क्या उसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगर पूर्णांक संख्या है तो आप उसको परिमेय बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में आता है 5 को आप सरल करोगे तो वो कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, √6, ये भी कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी आपकी होगी अपरिमेय संख्या। √4 आपका एक परिमेय संख्या। इसके अलावा कौन कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, पाई। अब पाई का मान जो ना हम क्या मानते हैं, 22/7। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो 7 का मान 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ठीक है, पाई का मान जो है 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग बराबर होता है 22/7 के। समझ गए, पाई का मान कभी भी एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है 22/7 के, उसके लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, 1/0, ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो समझ में आ गया, परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हो। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो गई, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। बस इतना सा आपको याद रखना है। उसके अलावा ये याद रखना है कि p और q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अपरिमेय संख्याएं। अब आती है आगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो गई, वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं, दोनों होगी। मतलब जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो आपके सिलेबस में 10th क्लास में कोई भी संख्या आ जाए, √2, 3/5, 1, 0, -5, -5/7, XYZ कुछ भी आ जाए, किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए आपके 10th क्लास के सिलेबस में,
सारी की सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने का कारण नहीं है, जो कुछ भी सब कुछ आएगा सारा का सारा वास्तविक संख्याओं में आ जाएगा आपका। इसके अलावा काल्पनिक संख्याएं भी होती है, बट वो आपके 11th क्लास से स्टार्ट होती है, आपके 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं तक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है अभाज्य संख्याएं। बच्चों इस प्रश्नावली में आपको एक तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, और एक ये। ठीक है, इसके ऊपर लगा लेना डबल स्टार, इसके ऊपर लगा लेना ट्रिपल स्टार, और इसके ऊपर 1 स्टार, क्योंकि अगर आपको ये आ गई तो ये तो अपने आप हो जाएगी। अभाज्य संख्या आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इस प्रश्नावली के मेन जो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा उसके लिए काम आने वाली है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वह संख्याएं जिनमें स्वयं का और स्वयं के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाता हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? स्वयं का और स्वयं के अलावा, इसके अलावा स्वयं के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो पहला तो स्वयं का, उसके अलावा किसका जाना चाहिए? प्लस एक का। ठीक है, इन दोनों के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 2। ठीक है, 2 में किसका जाता है? 2 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? एक बार जाएगा। 2 में 1 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 में 2 का भाग जा रहा है और 2 में 1 का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है 2 में? नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? 2 1 आपकी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसके अलावा 3 5 7 11 9 मत कर देना, 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं फ्लो में 9 को भी लिख देते हैं। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 9 में 9 का भाग जाता है कितनी बार? एक बार। 9 में 3 का भाग जाता है कितनी बार? 3 बार। 9 में 1 का भाग जाता है कितनी बार? 9 बार। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि केवल स्वयं का और स्वयं के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक का जाना चाहिए, मतलब इसका और इसका ही जाना चाहिए था, बट यहाँ पे 3 का और जा रहा है, इसलिए ये क्या होगी आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा 9 नहीं है, 13 है, 17 23 29, अब कई बच्चे फिर से गलती कर देते हैं 27। 27 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 27 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी 31। 31 के बाद में आपके आते हैं 41। ठीक है, उसके बाद में 43 आता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है 47। बस आपको इतना ही याद करने की जरूरत है, 50 के अंदर अंदर आपको याद करने की जरूरत है, उसके आगे याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप क्या करोगे कि भाग देके देख लोगे। जो संख्या अगर किसी संख्या में 1 से लेकर के आपको अभाज्य संख्या निकालना भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं, परंतु आप जो ना 50 तक तो याद कर लेना जल्दी से। 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 41 43 47। ठीक है, ये सब संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ज्यादा कठिन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको परिभाषा पे ध्यान देना है। मैं आपको परिभाषा और एग्जाम्पल अच्छे से नोट्स बना के वीडियो के आखिरी में डाल दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ध्यान दो कि समझाया कैसे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगी? जो अभाज्य नहीं है। भाज्य संख्या क्या होगी? जो अभाज्य नहीं है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि एक क्या है आपकी, सर मेरे को समझ ही नहीं आ रही है भाज्य है कि नहीं अभाज्य है। अब परिभाषा ध्यान से सुनना एक बार फिर से। मैंने क्या बोला था? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का और स्वयं के अलावा, ठीक है, स्वयं के अतिरिक्त एक का और भाग जाना चाहिए। तो इसमें स्वयं कौन है? एक, और स्वयं के अलावा एक, तो दोनों एक ही हो गए ना, दोनों संख्याएं एक हो गई। तो ये आपकी
अभाज्य संख्या तो नहीं है। अब भाज्य संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। भाज्य संख्या वह होती है जिनमें स्वयं का और स्वयं के अलावा किसी स्वयं के अलावा एक का और एक के अलावा किसी एक और संख्या का भाग जाना चाहिए। मतलब स्वयं के अलावा एक का और किसी एक और संख्या का भाग जाना चाहिए। तो ये भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है। तो ये आपकी ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, जैसे आपका 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, वैसे ही आपका 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अभाज्य संख्याएं तो आपकी कौन सी हो गई थी? 2, 3, 5, 7, ठीक है, अनंत तक चलती है ये। अब भाज्य संख्याएं कौन सी हो जाती है? भाज्य संख्याएं आपकी हो गई 4 हो गए, इसके बाद में 6 आ गए, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गए, और ये ऐसे अनंत तक चलती है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होगी? वह संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा एक का और कम से कम एक और संख्या का भाग जाता हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है शांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। शांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अब ये कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। शांत मतलब एक टाइम के बाद में ये रुक जाएंगी, दशमलव प्रसार जो है ना इनका वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके। जैसे मान लो 1/8 है और 2/3 है, ये दो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1 में 8 का भाग लगाऊंगा। चलो लगा देते हैं, क्या आएगा? नहीं जाएगा भाग, पॉइंट दशमलव। ठीक है, कितना बन गया? एक बार गया, यहाँ पे आ गया 1, 2, 0, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 4 बच गया। इसके बाद में क्या आएगा? 40, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 1 में 8 का भाग कितनी बार गया? 0.125। इसके आगे कोई संख्या आ रही है दशमलव की? नहीं आ रही है ना। मतलब अगर दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं एक समय पे जाके रुक जाती हैं, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 10 बार हो, 15 बार हो, लेकिन एक समय जाके रुक जानी चाहिए, वो आपकी कहलाती है शांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। कौन सी? शांत अनावर्ती, मतलब आवृत्ति नहीं हो रही है उनकी, दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद में आने वाली संख्याएं एक निश्चित बार हो। ठीक है, दशमलव के बाद में आने वाली जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी की सारी एक निश्चित होनी चाहिए। अब दूसरा आ जाता है आपका, हाँ, अब एक और चीज यहाँ पे है कि जो अशांत है, मतलब जो शांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं वो आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, मैं नोट में आपको लिखा दूंगा सही से, लेकिन याद रखना आपको कि परिमेय संख्याएं होंगी, जो भी शांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद में आने वाले अंकों में से किसी मतलब किसी रेंज का, मतलब रेंज मतलब कि मान लीजिए कि जैसे 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए अब इसकी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी, इसको आप अगर आगे बढ़ा के लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 और 3 लास्ट में रिपीट होने लग जाएंगे, ये अनंत तक चलता रहेगा। समझ रहे हो? अब इस आवृत्ति का मतलब है कि ये 2 अंक बार बार आएंगे आगे, बार बार सेम अंक आते रहेंगे इसके पीछे, तो उनको अब हम
रोकने के लिए क्या लगा देते हैं, उनके ऊपर आवृत्ति लगा देते हैं। आवृत्ति का मतलब ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही है इनकी, समझ लो, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति, मतलब आवृत्ति हो रही है, ठीक है। और दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं है, मतलब कहीं जाके रुकेगा नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी होगी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। अब देखते हैं कैसे निकलेगी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। तो 2/3 जो है आपका वो एक अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है। 3 में 2 का भाग दीजिए, नहीं जाएगा, 0 आएगा, दशमलव लग जाए और यहाँ पे 0 आ गया, 6 × 18। फिर से 2 बन गया, कितनी बार गया था, 6 बार गया था ना, ठीक है। फिर से 0 बन गया, 6 × 18, कितना बच गया, फिर से 2, फिर से 6 आ गया, तो ये 6 आता ही रहेगा, ठीक है, अनंत तक आता रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो जो इसको आप क्या सीख सकते हो, आप 0.6 और 6 के ऊपर आपके लग दोगे आवृत्ति, इसका मतलब हो गया कि 6 बार बार आता रहेगा आगे, ठीक है। तो आपकी ये क्या, कौन सी संख्या होगी, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या हो गई। अब इनको आप क्या करोगे, ये क्या आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। तो वह संख्याएं जो शांत अनावृत्ति और शांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं होती हैं, आपकी परिमेय संख्या भी होती हैं, ठीक है। अब एक और आती है आपकी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, उससे पहले आप क्या कर देते हैं, सम संख्याएं कहलाती, किसे कहते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वह संख्याएं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है। वह संख्याएं जिनमें इकाई का अंक कौन सा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। उदाहरण के लिए 10 ही, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, ये क्या है, दहाई का अंक, ये क्या है आपका इकाई का अंक, ये है आपका दहाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या होता है, 0 आपके क्या है, सम संख्याओं में, तो ये आपकी क्या बन गई, एक सम संख्या। उसके बाद में आ गया आपका 122 में इकाई का अंक क्या है, 2, तो ये भी आपकी सम संख्या हो गई, ठीक है। माइनस का 146, ये भी आपकी क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो धनात्मक संख्याओं में और ऋणात्मक संख्याओं में अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो सारी की सारी सम संख्याएं कहलाती हैं। बहुत आसान परिभाषा है, बहुत बार पढ़ रखी है आपने, मैं क्या है कि जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये प्रश्नावली समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आती है विषम संख्याएं, वह संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए 11 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1, तो ये आपकी विषम संख्या होगी। 133 इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो ये भी क्या होगी, आपकी विषम संख्या होगी। माइनस का 115 इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये भी आपकी विषम संख्या हो गई, ठीक है। तो ये आपका पूरा चार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये सारी परिभाषाओं को एक नोट्स की पेज पे लिख के और वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, जिससे क्या आप क्या करोगे, नोट्स लिखते टाइम वीडियो को पॉज करके उसके बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा नोट्स उतार लोगे, ठीक है। वीडियो के आखिरी में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास के सारे नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और आगे की क्लासों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो।